नमस्ते स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी शिक्षण विषय के अंतर्गत आज हमारा जो टॉपिक है, नया टॉपिक है व्याकरण की प्रणाली या व्याकरण की शिक्षण विधि। व्याकरण की शिक्षण विधि। कहने का मतलब है व्याकरण पढ़ाते समय कौन कौन सी प्रणाली, टेक्निक्स या विधियों का प्रयोग करते हैं। हमारे देश में व्याकरण के अध्ययन की जो परंपरा है बहुत अति प्राचीन काल से चली आ रही है। अष्टाध्यायी के जो रचयिता है पाणिनि विश्व के सर्वश्रेष्ठ व्याकरणों में माने जाते हैं। संस्कृत व्याकरण की जो परंपरा है अति प्राचीन काल से मानी जाती है और अंग्रेजों के आगमन के बाद यहाँ अंग्रेजी भाषा का विकास भी पूर्ण रूप से हुआ और धीरे धीरे अंग्रेजी व्याकरण का भी विकास होता चला गया। संस्कृत और अंग्रेजी के व्याकरण से निकल करके एक भाषा और आई, हिंदी व्याकरण। हिंदी गद्य साहित्य का विकास होने के साथ साथ हिंदी भाषा का व्याकरण का भी विकास होने लगा। नागरिक प्रचारणी सभा ने इस दिशा में विशेष प्रयास किया और कामता प्रसाद जो गुरु द्वारा लिखा गया हिंदी का व्याकरण उसी का प्रयास है। हिंदी का जो पहला व्याकरण था वो कामता प्रसाद द्वारा लिखा गया। डॉक्टर उदयनाथ तिवारी, बाबूराम सक्सेना, रामचंद्र वर्मा, हरिदेव बाहरी, भोलानाथ तिवारी आदि प्रसिद्ध भाषाई शास्त्रियों ने हिंदी व्याकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से योगदान दिया था। अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा के अंतर्गत कौन कौन सी विधि या प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। पहला है निगमन प्रणाली। निगमन प्रणाली। देखिए, इस प्रणाली में बच्चों को व्याकरण के सबसे पहले नियम बताए जाते हैं और उन्हें रटने के लिए कहा जाता है। कहने का मतलब है सबसे पहले जो निगमन की प्रणाली होती है, पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण। तो नियमों से उदाहरण की ओर, यानी कि पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में फिर बालकों को उदाहरण दे करके उसे क्लियर किया जाता है। तो ये कौन सी प्रणाली हो गई? निगमन प्रणाली। ये दो प्रकार की होती है। इसके रूप कितने होते हैं? दो रूप होते हैं, सूत्र प्रणाली और पुस्तक प्रणाली। इसके दो रूप होते हैं, सूत्र प्रणाली दूसरा है पुस्तक प्रणाली। देखिए, सूत्र प्रणाली का तात्पर्य है कि पहले बच्चों को सूत्र बताया जाता है, नियम बताए जाते हैं और नियम के बाद फिर नियम से उदाहरण की ओर चला जाता है। पुस्तक प्रणाली बालकों को पुस्तक प्रदान कर दी जाती है और पुस्तकों को आधार पर बालक रटते हैं। यानी कि पुस्तक प्रणाली में छात्रों को पुस्तक प्रदान कर दी जाती है और जो पुस्तक में जो चीज़ लिखी हुई होती है उसको बालक क्या करते हैं? नियमों को रट लेते हैं। देखिए, अब इस प्रणाली के कुछ दोष भी है कि ये सबसे पहले तो ये क्या है, ये अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। ये छात्रों की अरुचिकर होती है क्योंकि पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण की तरफ जाती है, तो इससे बच्चों को स्वयं करके सीखने का अवसर नहीं मिलता है। इस प्रणाली में निरीक्षण, चिंतन और नियमीकरण का अवसर नहीं मिलता है और इसलिए छात्रों का मानसिक विकास इससे नहीं हो पाता है। दूसरी जो प्रणाली है वह है आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली। आगमन प्रणाली
देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हुआ, ये आगमन प्रणाली में है। पहले छात्रों के सामने उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं और बाद में नियमों पर आया जाता है। तो यह प्रणाली निगमन प्रणाली की ठीक उल्टी मानी जाती है और इस प्रणाली में छात्रों को उदाहरणों की सहायता से सामान्य नियम या सिद्धांत निकालते हैं। इसमें 4 पदों का अनुसरण होता है। पहला है सर्वप्रथम उदाहरण। सर्वप्रथम देखिए, बच्चों के सामने एक ही प्रकार के कई उदाहरण पेश कर दिए जाते हैं। और दूसरा है निरीक्षण। छात्र इन उदाहरणों को देखकर, क्योंकि बालक को कई उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, तो बालक इन उदाहरणों को देखकर उनका विश्लेषण करते हैं और उनका समानता होते हुए और उनका पता लगाते हैं कि इन उदाहरणों में कौन कौन सी समानता है। तीसरा जो है आगमन प्रणाली का अंतर्गत है सामान्यीकरण। देखिए, सामान्यीकरण इसमें समानता को बेनियम का रूप देते हैं, अर्थात जो बालकों को जो उदाहरण प्रस्तुत कर दिए जाते हैं उन उदाहरणों में जो समानता होती है उसके आधार पर नियमों का निर्माण करते हैं। और अंत में है इसका परीक्षण। देखिए, अंत में निकाले गए नियमों की सत्यता परीक्षण करने के लिए उसका क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। ये जो नियम निकाले हैं ये सही है या गलत हैं, तो इसका क्या किया जाता है, इनका परीक्षण किया जाता है। देखिए, इस आगमन की प्रणाली है, इसकी जो गुण है ये तो है, सबसे पहली है ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली है, क्योंकि इसमें निरीक्षण, चिंतन और सामान्यीकरण करने का अवसर मिलता है, जिससे बच्चों का क्या होता है, मानसिक विकास होता है। इस प्रणाली में बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, क्योंकि बालकों के सामने उदाहरण पेश कर दिए जाते हैं और उन उदाहरणों के आधार पर बालक क्या है, नियमों की तरफ चलते चले जाते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, सामान्यीकरण और परीक्षण, इन स्टेपों के माध्यम से बालक करके सीखने की स्थिति हो जाती है बालक का अंतर्गत। इस प्रकार सीखा हुआ ज्ञान बालकों के मस्तिष्क पटल पर क्या होता है, स्थायी हो जाता है और इसमें शिक्षण सूत्रों का पालन किया जाता है। इसकी तीसरी जो विधि है या प्रणाली है वह है समवाय प्रणाली। समवाय प्रणाली, देखिए, समवाय प्रणाली जैसा कि नाम से पता चलता है कि समवाय यानी कि साथ में लेकर के चलना, अर्थात कोई अध्यापक जो है व्याकरण का, कोई हिंदी गद्य पढ़ा रहा है, कोई व्याकरण टीचर या कोई पद्य पढ़ा रहा है, तो गद्य या पद्य पढ़ाते समय जब पुस्तक में कुछ व्याकरण के शब्द भी आ जाते हैं तो उन व्याकरण के शब्दों को अध्यापक वहीं उसको स्पष्ट करना किस प्रणाली के अंतर्गत आता है, समवाय प्रणाली। यानी कि एक से अलग हट करके विभिन्न प्रणालियों के योग करके अध्यापक जब पढ़ाता है तो वह किस प्रकार की प्रणाली होती है, समवाय प्रणाली। इसमें क्या होता है, अध्यापक पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से क्या करता है, जोड़ता है, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से क्या करता है, संबंध करता है। अब इसमें क्या होता क्या है कि जब अध्यापक जो है गद्य पढ़ा रहा होता है और उसमें कुछ व्याकरण के कुछ शब्द आ जाते हैं तो अध्यापक को उन शब्दों को स्पष्ट करना होता है। हालांकि ये प्रणाली में पूरी तरह से वे व्याकरण के नियमों और शब्दों को स्पष्ट तो नहीं कर पाता, लेकिन उससे संबंधित स्थिति को क्लियर करके अध्यापक आगे बढ़ता है। इस प्रणाली के जो प्रतिपादक है वो हार्वर्ड को माना जाता है। यह प्रणाली भाषा संसर्ग प्रणाली का ही एक रूप मानी जाती है। तीसरी जो प्रणाली है वह है भाषा संसर्ग प्रणाली। भाषा संसर्ग प्रणाली, देखिए, भाषा संसर्ग प्रणाली, समवाय प्रणाली लगभग एक जैसी ही मानी जाती है। इस प्रणाली में सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक बल न दिया जाकर व्यावहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है। इस प्रणाली में भाषा पर अधिकार रखने वाले जो ख्याति प्राप्त जो लेखक हैं, कवि हैं, उनकी कृतियाँ साथ ही साथ पढ़ाई जाती हैं और इस प्रकार छात्र भाषा के सही रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण शिक्षण का यह जो उद्देश्य है
कि बच्चे भाषा के सही रूप को सीख सकें। अब इस प्रणाली के कुछ दोष भी है। यह प्रणाली अपने में वो अपूर्ण मानी जाती है। इसमें केवल व्याकरण के व्यावहारिक पक्ष का ही शिक्षा दी जाती है, इसलिए यह समय साध्य है, साधन नहीं। बालक भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, क्योंकि जब अध्यापक जब पढ़ाते हैं तो उसमें बीच बीच में व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करते हैं, व्याकरण के शब्दों को स्पष्ट करते हैं, तो अध्यापक क्या है कि वह उसकी लिंक टूट जाती है, तो बालकों में क्या होती है, अरुचि के भाव पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार समवाय प्रणाली में भी यही दोष पाया जाता है कि इसमें व्याकरण की व्यावहारिक की पक्ष की शिक्षा दी जाती है और नियमित व्याकरण की नहीं, क्योंकि नियमित व्याकरण की कुछ नियम होते हैं, पूरी कंटिन्यूटी होती है और उस प्रकरण को पूरी तरह से स्पष्ट किया जाता है। लेकिन इस प्रणाली में सिर्फ जो आए हुए जो शब्द हैं व्याकरण के, उनको क्या है स्पष्ट किया जाता है। समवाय विधि के द्वारा अध्यापक द्वारा पढ़ाने पर अध्यापक का क्या है क्रम टूट जाता है, क्योंकि जब गद्य पाठ पढ़ा रहा होता है और व्याकरण के कुछ शब्द आ जाते हैं, उनको स्पष्ट कर रहा होता है, तो अध्यापक का क्या होता है क्रम टूट जाता है। और यहाँ देखते हैं कि भाषा संसर्ग प्रणाली और समवाय प्रणाली दोनों एक जैसी ही प्रणाली मानी जाती है और शिक्षा का इस प्रकार से उसका क्या है मूल उद्देश्य गौण हो जाता है। अध्यापक को जो टॉपिक क्लियर करना होता है तो वह टॉपिक को पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करके उसका मूल जो उद्देश्य होता है वह गौण हो जाता है और उस शब्द को वह स्पष्ट करना शुरू कर देता है। तो ये थे इस प्रणाली के दोष। अब एक बात आती है सर्वाधिक उपयुक्त प्रणाली। अभी हमने अध्ययन किया था व्याकरण की शिक्षण विधि के अंतर्गत या प्रणाली के अंतर्गत कौन कौन सी प्रणाली यूज करते हैं, निगमन प्रणाली, आगमन प्रणाली, समवाय प्रणाली और भाषा संसर्ग प्रणाली। अब बात आती है कि सर्वाधिक उपयुक्त व्याकरण की कौन सी प्रणाली यूज में ली जाए। तो देखिए रमन बिहारी लाल के अनुसार सभी प्रणालियाँ की अपनी अपनी विशेषताएं और कमियां होती हैं, फिर भी आज अधिकतर जो प्रणाली जो सर्वमान्य जो प्रणाली मानी जाती है व्याकरण की वह है आगमन विधि। फिर भी आज का अधिकतर जो शिक्षा शास्त्री है भाषा की भाषा संसर्ग विधि और समवाय विधि से पढ़ाने के पक्ष में है, लेकिन इनकी भी जो भाषा संसर्ग विधि है और समवाय विधि है इनसे भी स्पष्ट करने में जब बात आती है तो कुछ इनमें भी कुछ कमियां देखने को मिलती है। व्याकरण जो है एक विज्ञान है और उसकी शिक्षा मनोवैज्ञानिक ढंग से ही होनी चाहिए, इसलिए इस आधार पर मनोवैज्ञानिक आधार पर जो प्रणाली खरी उतरती है वह आगमन प्रणाली मानी जाती है। आगमन विधि ही अपने आप में एक वैज्ञानिक विधि है। व्याकरण की शिक्षा आगमन विधि से ही दी जानी चाहिए। अभ्यास के लिए भाषा संसर्ग और समवाय विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तब बात आती है कि सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत, आगमन प्रणाली, क्योंकि यह पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रणाली है। इसके माध्यम से बालक करके सीखते हैं और बालकों का मानसिक विकास होता है। और अभ्यास के आधार पर जो शिक्षण प्रणाली उपयुक्त मानी जाती है तो वह है समवाय प्रणाली और भाषा संसर्ग प्रणाली। आज की क्लास में बस इतना ही। पुनः हम एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।